मैं डॉक्टर कीर्ति माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज के हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तू ने क्रांति के क्या कारण बताए और क्रांति को रोकने के लिए क्या उपाय बताए। तो सबसे पहले हम क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। अरस्तू ने क्रांति के कारणों में सामान्य कारण और कुछ विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया है। अरस्तू ने क्रांति के दो सामान्य कारण बताए हैं, असमानता और अन्याय। अरस्तू का ये मानना है कि क्रांति के दो मूलभूत कारण हैं, असमानता और अन्याय। यदि एक वर्ग को जितना वह पाने का अधिकारी है उससे कम मिलता है और दूसरे वर्ग को जितना उसे मिलना चाहिए उससे अधिक मिलता है, तो इससे असंतोष का उदय होता है और वह असंतोष क्रांति को जन्म देता है। तो इस प्रकार असमानता और अन्याय जो हैं वो क्रांति के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। इसी तरह अरस्तू ने क्रांति के कुछ विशेष कारणों का भी उल्लेख किया है, जो इस प्रकार हैं। जैसे कि अरस्तू का यह मानना है कि जब शासक वर्ग धृष्टता के वशीभूत होकर जनता के हितों की चिंता न करके अनुचित रूप से धन संग्रह करने लगता है, तो उस शासन प्रणाली या शासक वर्ग के विरुद्ध जनता विद्रोह कर देती है। इसी प्रकार जब शासक किसी व्यक्ति को अनुचित रूप से योग्यता के बिना सम्मानित करता है या बिना कारण किसी को अपमानित करता है, तो उससे भी जनता रुष्ट होकर विद्रोह या क्रांति कर देती है। इसी प्रकार किसी प्रकार की उत्कृष्टता का होना भी क्रांति का कारण होता है। जब किसी व्यक्ति में एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का गुट अन्य व्यक्तियों से अधिक उत्कृष्ट और शक्तिशाली हो जाता है, तो वह शासन की सत्ता को सहन नहीं करता और शासन सत्ता अपने हाथ में लेने के चेष्टा करता है। इसी तरह अरस्तू का यह मानना था कि घृणा भी क्रांति को जन्म देती है और प्रमाद भी क्रांति का एक कारण है। जनता अपने आलस्य की उपेक्षा के कारण ऐसे व्यक्तियों को सत्तारूढ़ होने दे सकती है जो वर्तमान शासन के प्रति निष्ठावान नहीं होते और शासन को बदल देते हैं। इसी प्रकार अरस्तू के अनुसार कभी कभी क्रांति इसलिए भी होती है कि निर्वाचनों में किसी एक वर्ग के हितों की पूर्ति हेतु षड्यंत्र किया जाता है और सत्ताहीन लोग जब ये अनुभव करते हैं कि वे बहुमत में हैं लेकिन फिर भी वह सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तब वे शक्ति का प्रयोग करते हैं, जिसे कि क्रांति कहते हैं। इसी तरह जब शासन की बागडोर अयोग्य लोगों के हाथों में होती है तो ऐसे में योग्य लोगों को शासन में कोई महत्वपूर्ण पद नहीं दिया जाता है और अयोग्यता के कारण समाज, सरकार व राष्ट्र का अहित होता है, तो अयोग्य शासकों के प्रति योग्य शासित वर्ग सत्ता परिवर्तन हेतु क्रांति करता है। इसी प्रकार क्रांति का मूल कारण पारिवारिक झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य आदि भी होते हैं। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में प्राय क्रांतियाँ पारिवारिक झगड़े, घृणा और व्यक्तिगत ईर्ष्या के कारण होती है। इसी तरह अरस्तू ने कहा कि कई बार भौगोलिक स्थितियों की विषमता भी और प्रतिकूलता भी क्रांति का प्रमुख कारण बन जाती है। इसी प्रकार अरस्तू के अनुसार विदेशी या विजातीय तत्व भी क्रांति का कारण बन जाते हैं। यदि राज्यों में रहने वाले विजातीय तत्वों का भावनात्मक एकीकरण न हुआ हो, तो राज्य में हमेशा ही क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये विजातीय तत्व विदेशी शत्रुओं के साथ मिलकर राज्य के लिए संकट खड़ा कर देते हैं। इसी प्रकार जब राज्य में परस्पर दो वर्ग, निर्धन और धनी, राजतंत्र और प्रजातंत्र दोनों की शक्तियों में असंतुलन अथवा समानता हो जाती है, वहाँ भी क्रांति की संभावना बनती है। इसी तरह अरस्तू के अनुसार जब
अल्प परिवर्तनों को या तो हम समझ नहीं पाते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं, तो समय व्यतीत होने के साथ साथ ये क्रांति के कारण बन जाते हैं। अरस्तु ने विभिन्न राज्यों या शासन प्रणालियों में भी क्रांति के कुछ विशिष्ट कारणों का उल्लेख किया है। जैसे अरस्तु के अनुसार प्रजातंत्र में क्रांति का विशेष कारण वाग्वीर होते हैं। ये वाग्वीर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए अपने जोशीले भाषणों से जनता को धनिकों के विरुद्ध भड़काते हैं, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करते हैं और अंत में उन्हें क्रांति के लिए विवश करते हैं। अनेक बार ये वाग्वीर नेता अपने जोशीले भाषणों के आधार पर स्वयं शासन सत्ता हथिया लेते हैं। इसी प्रकार धनिक तंत्रों में क्रांति दो विशेष कारणों से होती है। प्रथम, शासकों का सर्वसाधारण के प्रति अन्याययुक्त व्यवहार और दूसरे, शासक वर्ग में फूट और दलबंदियां। इसी प्रकार कुलीन तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले तीन प्रमुख कारण हैं। प्रथम, पद अथवा प्रतिष्ठा बहुत कम व्यक्तियों में सीमित कर देना। सेकंड, किसी शक्तिशाली व्यक्ति की महत्वाकांक्षा अथवा असंतोष। और थर्ड, विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव। संवैधानिक तंत्र में क्रांति का मुख्य कारण लोगों द्वारा अपने को शासक वर्ग के समान योग्य और गुणशाली बनाता है। इसी प्रकार अरस्तु ने राजतंत्र में भी क्रांति के चार कारण बताए। राजा का शासन और व्यवहार अन्यायपूर्ण होना, सामंत, सेनापति अथवा राजपुरुषों का राजा अपमान करता हो, विद्रोही राज्यों के प्रभाव में राजा, जनता, समाज और राज्य का अहित करता हो। राजा की निरंकुशता इतनी बढ़ जाती है कि प्रजाजन उसे सहन नहीं कर सकती और क्रांति कर बैठती है। इसी तरह निरंकुश तंत्र में अरस्तु ने क्रांति का मुख्य कारण अन्यायपूर्ण उत्पीड़न, आतंक, तिरस्कार, असहनीय अपमान, संपत्ति का अपहरण बताया। परिणाम स्वरूप निरंकुश शासन तंत्र के विरुद्ध क्रांति की जाती है। अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों का ही विश्लेषण नहीं किया, अपितु एक चिकित्सक की भांति क्रांतियों को रोकने के या क्रांतियों के निराकरण के उपायों का भी विस्तृत विवेचन किया। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए कुछ उपायों की चर्चा की जो इस प्रकार हैं। जैसे अरस्तु का मानना था कि यह आवश्यक है कि प्रशासन और जनता के बीच निरंतर संपर्क और संवाद बना रहना चाहिए और प्रशासन वर्ग को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वो जनता के समक्ष आने वाली समस्याओं से अवगत होता रहे और उनका समाधान खोजता रहे। इसी प्रकार नागरिकों को संविधान की भावना के अनुरूप शिक्षित करना चाहिए। शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामाजिक भावनाएं, मूल्य, आदतें, व्यवहार शासन व्यवस्था के अनुरूप हो जाएं। शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में शिक्षा, देशभक्ति और निस्वार्थता की भावनाओं का संचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार अरस्तु का ये मानना था कि विधि के शासन के द्वारा ही शासक वर्ग की महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखा जा सकता है। विधि की असमानता होने पर ही राज्य में क्रांति होती है। इसी तरह अरस्तु का ये मानना था कि नागरिकों के हृदय में कानून के प्रति निष्ठा उत्पन्न की जानी चाहिए। कानून के छोटे छोटे उल्लंघन पर सरकार को कठोर रूप अपनाना चाहिए और किसी भी रूप में कानून की अवहेलना की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह से अरस्तु का यह मानना था कि राजकीय सत्ता पर एकाधिकार सामान्य जनता में असंतोष को जन्म देता है, इसलिए राजनीतिक सत्ता पर एक व्यक्ति या एक वर्ग का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और राज्य में सभी व्यक्तियों तथा वर्गों को उसका उचित अंश प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरह सर्वसाधारण को जो बात राज्य व्यवस्था का सबसे अधिक विरोधी बनाती है
वह है सार्वजनिक धन का गबन और अपव्यय। अतः राज्य के शासन की सत्ता का गठन इस प्रकार होना चाहिए कि शासक वर्ग अपने राजकीय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त न कर सके। इसी प्रकार अरस्तु का मानना था कि विभिन्न वर्गों में संतुलन ही राजनीतिक स्थायित्व को जन्म दे सकता है। अतः शासन का कार्य दो विरोधी गुणों वाले लोगों को दिया जाना चाहिए और इसी प्रकार विदेशियों को राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वो प्रभावशाली होकर राज्य की स्वतंत्रता के लिए संकट बन सकते हैं। संविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को सरकारी पद प्राप्त होने चाहिए। इसी प्रकार अरस्तु का यह मानना था कि क्रांति को रोकने के लिए हमेशा नागरिकों के सामने बाहरी आक्रमण का भय खड़ा किया जाना चाहिए और इस भय के आधार पर नागरिकों के आंतरिक विरोधों को शांत कर उनमें एकता और देशभक्ति की भावना का संचार किया जा सकता है। अरस्तु के अनुसार राज्य की ओर से सदैव यह प्रयत्न होना चाहिए कि समाज में आर्थिक असमानता न्यूनतम हो। धन का वितरण वर्ग संतुलन के आधार पर किया जाए। धन के वितरण से आर्थिक समानता को सदैव ही गरीबी व अमीरी के भेद को मिटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उनका यह मानना है कि सरकार को राज्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं करना चाहिए। उन्हें मध्यम नीति का अनुसरण करना चाहिए। जो भी परिवर्तन होता है उन परिवर्तनों पर सदैव नियंत्रण और निगरानी रखी जानी चाहिए। अरस्तु ने क्रांति को रोकने के लिए यह बताया कि सरकारी जो पद हैं, राजकीय पदों पर न्यायोचित वितरण होना चाहिए और पद का वितरण योग्यता और सम्मान के आधार पर और वर्ग संतुलन के आधार पर होना चाहिए। इसी तरह अरस्तु ने जो विशिष्ट शासन प्रणालियां हैं उनमें भी क्रांति को रोकने के कुछ उपाय बताए हैं। जैसे उनका ये मानना है कि प्रजातंत्र में धनिकों को उनकी संपत्ति की रक्षा का आश्वासन प्राप्त होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जनता लोकप्रिय वक्ताओं या जन नायकों के बहकावे में आकर क्रांति न कर बैठे। इसी तरह अरस्तु ने कहा कि निरंकुश तंत्र में क्रांति को रोकना है तो शासक को निरंकुश होते हुए भी इस प्रकार शासन की बागडोर अपने हाथ में रखनी चाहिए कि वह निरंकुश नहीं लगे। इसी तरह से अरस्तु ने धनिक तंत्र में भी क्रांति को रोकने के लिए ये उपाय बताया कि धनिक तंत्र को निर्धनों की सेवा का और उनके हितों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। राजतंत्र में क्रांति को रोकने के लिए अरस्तु ने बताया कि शासक के द्वारा जासूस और विशेषतः स्त्री जासूस रखे जाने चाहिए और स्वयं निरंतर आक्रामक नीति अपनानी जानी चाहिए और अपने राज्य की जनता को आक्रमण के भय से ग्रस्त रखा जाना चाहिए। अरस्तु का क्रांतियों का विवेचन इतना सुंदर, प्रामाणिक और विशद है कि इसके संबंध में प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक मैक्सी ने लिखा है कि राजनीति विज्ञान क्रांति रूपी विष का प्रतिकार करने के लिए इससे अधिक विश्वसनीय उपायों का निर्देश नहीं कर सकता।